मात्र 15 मिनट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, लगे रहे होंगे अपने निरंतर तैयारी में। तो आज की तैयारी हम अपनी देख लें। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन उभर के आए हैं बाहर? वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत अब की बार सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की लखनऊ टीम ने इनको खरीदा है। लखनऊ सुपर जॉन्ट्स 27 करोड़ रुपए में इतिहास में पहला खिलाड़ी सबसे महंगा आईपीएल के इतिहास में। इसी ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को भी खरीद लिया गया है। लगभग 27 करोड़ नहीं कहेंगे, लेकिन 26.75 करोड़ में इनको भी खरीद रखा है। एक और खिलाड़ी, ताबड़तोड़ खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर, इनको केकेआर ने 23.75 करोड़ में खरीद रखा है। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को भी पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ में खरीद रखा है। चहल का पीछे रहने वाले थे। अब बात करें इससे पहले कौन रह चुके हैं महंगे खिलाड़ियों में, तो मिचेल स्टार्क केकेआर ने खरीदा था, और अब की बार वेंकटेश अय्यर को खरीद रखा है केकेआर ने महंगे खिलाड़ियों में। अगर बात करें हम प्रीमियर लीग की, यानी इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, तो पहला संस्करण 2008 में हुआ था। प्रशासक बीसीसीआई है जो इसे चलाता है। टाइटल स्पॉन्सर अब की बार फिर से टाटा है, पहले भी टाटा थे। सबसे सफल टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस हैं, जो 5-5 विजेताओं की लिस्ट में रहे हैं। अब देखते हैं कौन कितना जीता, कब कब जीता। तो चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार 2010, 11, 18 और 21, 23 का खिताब जीत चुकी है। मुंबई इंडियंस वे भी 5 बार है, 13, 15, 17, 19 और 20 का खिताब जीत चुकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स जिसे केकेआर 12, 14 और इस साल 24 में भी इन्होंने जीता। राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो एक बार इन्होंने 2008 में जीता। सनराइज हैदराबाद ने एक बार 2016, डेक्कन चार्जर्स ने एक बार 2009 और गुजरात टाइटंस से एक बार 2022 में जीता। अगर इनकी आईपीएल की बात करें तो 2025 का ये सेशन है। अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो वो हैं हेमंत सोरेन। पहले भी थे, फिर भी रहेंगे। हेमंत सोरेन जी अपने नए लुक में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं हेमंत सोरेन, फिर से अपनी शपथ लेंगे। सीटों में से 56 सीटें जीती हैं इन्होंने। 81 जो टोटल थी उनमें से 56 जीती हैं, मतलब बहुमत से बहुत ज्यादा है। जबकि भाजपा के गठबंधन एनडीए को 24 सीटें मिली हैं, उन पर संतुष्ट रहना पड़ा। 24 में झारखंड 6वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 है और हेमंत सोरेन जी ने 56 का आंकड़ा पार करा है। हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री 2013 में बने थे और दूसरी बार ये 2019 में और फिर से बनने जा रहे हैं। लगता है यही शाश्वत है झारखंड के। अच्छा काम करेंगे, जीते रहो भाई, बनते रहेंगे। हाल ही में बदले गए मुख्यमंत्री जो इन दिनों में बनाए गए हैं, उनकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उनको देख भी लें। ये सब दिल्ली, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। बार बार इनको नहीं बोलूंगा। और झारखंड के बारे में बात करें तो ये सीमा किन किन राज्यों से लगाता है, तो इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, लगभग 6 राज्यों से ही अपनी सीमा साझा करता है। स्थापना की 15 नवंबर सन 2000 को हो गई थी। बिहार से अलग कर दिया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, हैं, पता नहीं रहेंगे कि नहीं। राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एक राष्ट्रीय उद्यान है। विधानसभा की 81 सीटें हैं। वहीं पर राज्यसभा की बात करें तो 6 हैं और लोकसभा 14 सीटों पर रहती है। आगे बात करें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अगर झारखंड की बात हुई है तो मैया सम्मान योजना शुरू हुई है, ये भी झारखंड में है। वकीलों को पेंशन प्रदान करने वाला पहला राज्य निकल के आया, वो भी झारखंड है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत करने वाला झारखंड है। झारखंड के नए गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय की बात करें तो झारखंड है। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना भी झारखंड में हुई है। झारखंड एक उभर कर निकला हुआ राज्य है। हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो बोला है मोदी जी को। ये अमेरिका ने इनको विश्व शांति पुरस्कार दिया है कि उन्होंने जगह जगह जाके विश्व में शांति का पाठ पढ़ाया और कामयाब भी रहे कई जगह पर। पीएम मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार, पूरा नाम ये है, मार्टिन लूथर के नाम पर दिया जाता है, जो कि क्रांतिकारी थे। वॉशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन मॉनिटरिटीज ने प्रदान किया है इनको। शांति के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है जो समाज में जो अच्छा कार्य करते हैं
और हाल ही बताने के कुछ पुरस्कार भी हैं। मानवतावादी पुरस्कार मोहन जी को, एस.सी. सखारोव पुरस्कार मिला था मारिया कोरिना मचाडे एनवेंडो गाजलेज उरितिया को, और वहीं राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार मिला 2023 राजकुमार हिरानी को। कुछ और पुरस्कार हैं जो हाल ही में दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट इनको ले सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे रीतिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप रेसलिंग में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड अपने हाथ लिया है। ये है रीतिका हुड्डा। येरबैन यानी अर्मेनिया में आयोजित किया जा रहा है एक विश्व सैन्य चैंपियनशिप में भारत की रीतिका हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पुरुषों की 70 kg फ्री स्टाइल स्पर्धा में सुबेदार सरवान ने रजत पदक जीता इसी में। वहीं प्रियंका ने 68 किलोग्राम महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत ने इस साल पहली बार विश्व सैन्य चैंपियनशिप में भारतीय दल को भेजा था। आगे बात करें हम स्पोर्ट करंट अफेयर से, तो भारतीय महिलाओं की टीम ने वीमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं पर भारत 2025 में खो खो प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिनिश स्विमिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। वहीं पर बात करें तीरंदाजी के जीटी ओपन 2024 में ज्योति सुरेखा ने स्वर्ण, अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता है। वहीं बात करें मिताली राज को, तो आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन महिला क्रिकेट संचालन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। वहीं पर अगली बात करें करंट स्पोर्ट्स से, तो ओडिशा ने 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। वहीं मैग्नस कार्लसन ने बात करें तो टाटा स्टील शतरंज इंडिया विल्टर्स खिताब जीत लिया है। ये रहा स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपका। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कैलाश मकवाना किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो ये बने हैं नए डीजीपी मध्य प्रदेश। तो 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं कैलाश मकवाना जी, मध्य प्रदेश के नए डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक बने हैं। अब वे यानी मध्य प्रदेश के 32वें डीजीपी होंगे। 1 दिसंबर 2024 को प्रदेश के नए पुलिस मुखिया रूप में पदभार ग्रहण किया है और वर्तमान डीजीपी सुधीर सक्सेना की जगह लेंगे। अगर बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य में भारत के मध्य में जो आपको दिखता है यानी देश की धड़कन मध्य प्रदेश, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। भाषाई आधार पर जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ तभी ये अलग किया गया। राजधानी इसकी भोपाल है और वहीं जिलों की संख्या 55 है। राज्यपाल यहाँ पर गंगूभाई जी पटेल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव। विधानसभा की सीटें 230 हैं और राज्यसभा 11 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश की हम और स्टेट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर लगे हुए हैं, आप इनको थोड़ा रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं, तो कौन बने हैं? ये हैं आनंद प्रकाश बडोला। इनको अपर महानिदेशक बने हैं। इन्होंने वरिष्ठ सेवा विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पुरस्कार भी अपने नाम किया है। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जान लो, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 1977 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उद्देश्य है शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करना। अब बात करें शांति काल में, अशांति में तो इंडियन नेवी सुरक्षा करेगी। डीजी एस परमिस है यहाँ पर, यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल, यहाँ पर एस परमिस हैं। अब हम लगे हाथों बात कर ले उन लोगों की जो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख हैं। सशस्त्र सेना के प्रमुखों में पहले आते हैं नौसेना के अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जो 26वें नंबर के हैं। वहीं पर थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी जी जो 30वां नंबर है इनका, और वायुसेना अध्यक्ष मनप्रीत सिंह 28वें नंबर के हैं। ऐसे अर्धसैनिक बलों में महानिदेशक ऑफ बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दलजीत सिंह चौधरी, वहीं पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह, और वहीं पर यहाँ पर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी ऑफ फोर्स यानी सीआईएसएफ के हैं राजेंद्र सिंह भट्टी। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों में हम बात करेंगे बी श्रीनिवासन की जो कि एनएसजी के महानिदेशक हैं, और वहीं पर हम पी स्वानंदी की बात करेंगे तो ये एनडीआरएफ के हैं यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। आगे हम बात करें एसएसबी की सशस्त्र सीमा बल की, तो
अमृत मोहन प्रसाद हैं। वहीं पर विकास लखेड़ा की बात करें तो ये असम राइफल्स के डीजी हैं। वहीं पर हरवंश गोत्रा की बात करें तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP के महानिदेशक हाल ही में बनाए गए हैं। तो मैंने वो सारे महानिदेशक लगा दिए जो अभी हाल ही में बने हैं, प्रेजेंट में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मनोज यादव RPF के हैं। वहीं पर आलोक शर्मा SPG के हैं, SPG जो कमांडो आपने सुने होंगे। परमेश शिवमणि हैं ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो है परमेश शिवमणि। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हाल ही में कहां पर होने जा रहा है? तो वो होने जा रहा है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ये 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। तो इसकी जगह है कुरुक्षेत्र, जहां पर विशाल महायुद्ध हुआ था जिसे हम महाभारत बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाला ही है। यहाँ आयोजन 28 दिन तक चलेगा और इस मौसम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। इस मौसम में तंजानिया कंट्री पार्टनर और ओडिशा सहयोगी राज्य बनने जा रहा है। इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने गीता का जो रस था या सार था वो दिया था। अब बात करें हम हरियाणा से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की, तो हरियाणा में जो हुई आज तक का जो घटनाक्रम या कुछ उपलब्धियां हैं वो ये है। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता हरियाणा रहा। वहीं पर महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की ये समस्या जटिल है। शीघ्र जांच के लिए सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार ने किया। हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना हरियाणा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद हरियाणा। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी 2023 क्रिकेट से संबंधित है ये ट्रॉफी, वो हरियाणा ने जीती है। हरियाणा सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करने जा रहा है। वहीं पर हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और IT सक्षम युवा योजना 2024 शुरू की गई है। वहीं पर बात करें और हरियाणा में विशेष की तो हरियाणा सरकार द्वारा विशेष यानी NRI यानी नॉन रेसिडेंटल इंडियन सेल की स्थापना की जाएगी। वहीं पर हरियाणा में सुशासन पुरस्कार योजना की हाल ही में शुरुआत की गई है। ये हरियाणा से विशेष था। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वह किस भारतीय ने 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? वो कौन है इसमें से? तो उनके बारे में हम जान लें। वो ये हैं गुलबीर सिंह ने जापान में एक प्रतियोगिता थी हाचियोजी जोंग डिस्टेंस 2024 एथलेटिक्स मीट पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने मात्र 27 मिनट 14 सेकंड 88 कुछ पल्स के समय के साथ सबसे तेज धावक बन गए हैं आज तक के। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्पोर्ट्स से कुछ करंट लें तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में कर्नाटक की जीत हासिल की है। वहीं पर रेलवे इंडियन आयल को हराकर महिला हॉकी खिताब जीत लिया। बाला देवी 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 होंगे और मुंबई ने 27 साल बाद 15वां ईरानी कप जीत लिया। ये स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ तथ्य थे। हमारा अगला क्वेश्चन है COP29 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में विश्व नेताओं ने किस वर्ष तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त में 1.3 ट्रिलियन यानी 1,30,000 लाख करोड़ डॉलर देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो इन्होंने अपना लक्ष्य रखा है हम स्वच्छ पर्यावरण कब तक जलवायु परिवर्तन कर सकेंगे। हालांकि अरबेजान के बाकू शहर में होने जा रहा है COP29 जलवायु सम्मेलन। यहाँ पर नेताओं ने 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता की है उन विकासशील देशों के लिए जो अभी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 तक किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्तार बायाब ने की है। ये COP29 है। इससे क्या होता है कि हम देश और दुनिया में कार्बन को खत्म करना, पर्यावरण पर ध्यान देना, जलवायु में ध्यान देना, इन पर चर्चा की जाती है। भारत ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन निपटाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ये उसी के साथ किया है जो चाइना की गोद में बैठ गया था। मैं कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मालदीव की बात कर रहा हूँ, मोइनुद्दीन की बात कर रहा हूँ। मोइनुद्दीन बेचारा अब MOU पे MOU साइन करते जा रहा है। तो भारत ने अब सीमा पार लेन देन को स्थानीय मुद्रा में निपटाने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। आमतौर पर सीमा पार लेन देन अमेरिकी डॉलर में निपटाए जाते थे, अब ये भारतीय रुपए में निपटाए जाएंगे। जब कोई भारतीय मालदीव को अपना माल और सेवा बेचता है तो बेची गई माल और सेवा की कीमत भारतीय रुपए में उद्धृत की जाएगी, यानी भारतीय रुपए से ट्रांजैक्शन होगा। इसी तरह भारत को माल निर्यात करने वाले मालदीव की कंपनी भी
अपने वस्तु की कीमत को मालदीव की मुद्रा में उद्धृत करनी होगी। मतलब अब डॉलर की जगह हमारा रुपया बोलेगा। मालदीव की लोकेशन क्या है, तो भारत के दक्षिण में ही ये जो आपको जगह दिख रही है मालदीव है, इसकी राजधानी माले है। और इसके प्रधानमंत्री राष्ट्र की बात कर लें तो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, और मालदीव की मुद्रा है रुपया। एशिया का सबसे छोटा देश है और एक्विवेलेंट अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता ही है। एक्स्ट्रा में यानी अन्य में जानकारी थी। यहीं पर बात करें हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो देशों के साथ में हुआ है। ये रुपए, मालदीव में एनपीसीआई द्वारा विकसित रुपए कार्ड का शुभारंभ किया गया। वहीं मालदीव में भारत की मदद से बने हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। भारत मालदीव के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित भी करेगा। मालदीव के बेंगलुरु में अपना वाणिज्य दूतावास भी खोलेगा। ये स्पेशल था इससे संबंधित। अब बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर किस देश की 3 दिन की यात्रा पर है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, सुर्खी है तो ये इटली की यात्रा पर है। इटली एक एशिया का देश है जो भूमध्य सागर में बसा हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा देश सिसिली द्वीप है और जियोर्जिया मेलोनी यहाँ की प्रधानमंत्री है। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम जल्दी से यहाँ पर निकलते चलेंगे। अगली सुर्खी है हमारी, गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9वें गुरु थे, ये 24 नवंबर को इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है, जो कि इस्लाम धर्म इन्होंने अपनाया नहीं था इसलिए इनको मार दिया गया था। अब बात करेंगे हम यूनेस्को घोषित भारत के विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं बाबूजी, तो वो महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं भी, अजंता की गुफाएं भी, यानी एलिफेंटा, एलोरा, अजंता सब के सब। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, और कोणार्क के मंदिर की बात करें जिसे ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, ओडिशा। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, आसाम काजीरंगा, आसाम हेमम का मकबरा, दिल्ली लाल किला, दिल्ली कुतुब मीनार, दिल्ली महाबोधि मंदिर, गया बिहार में, मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ताजमहल आगरा, आगरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ऐसे ही आगे दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, पुराने गोवा के चर्च गोवा में, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, पट्टदकलम स्मारक समूह कर्नाटक में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर कर्नाटक, हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक, वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु, और महाबलीपुरम का मंदिर तमिलनाडु। यहीं तक था हमारा सफर। अब शुरू होगा अगले दिन हमारा सफर, तो बने रहे हमारे साथ श्री छाटी ऑफिशियल पर। और मैं खुद स्वतः काला आऊँगा, कोई बात नहीं, काले तो क्या हुआ डॉट, लेकिन आपकी क्वालिटी पीछे के साफ आनी चाहिए। यहाँ पर सुबह सुबह इतनी अच्छी लाइटिंग नहीं हो पाती, जब लाइटिंग ज़्यादा हो जाती है तो पीछे वाइट हो जाता है, पीछे सही करें तो हम काले हो जाते हैं। इसीलिए मैनेज करें, सिर्फ क्लास देखें, मुझे कम देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।